नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखा जोश। निफ्टी 140 अंक चढ़ा। सेंसेक्स ने लगाई 490 अंकों की छलांग। ऑटो को छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स चढ़े। रियल्टी स्टॉक्स में जोरदार तेजी। पीएससी, एनर्जी, इंफ्रा स्टॉक्स में खरीदारी। इंडिगो एयरलाइंस से सफर हुआ सस्ता। एयरलाइंस ने 300 से 1000 फ्यूल सरचार्ज खत्म किया। हाल ही में एटीएफ कीमतों में कटौती के बाद लिया फैसला। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी। सीएनबीसी आवास के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली गति शक्ति की स्पेशल सेक्रेटरी सुमिता दावरा। शहर के आसपास तैयार किया जा रहा है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। श्री राम पर विवादित बयान के लिए एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वाड ने मांगी माफी, लेकिन बीजेपी के राम कदम ने की पुलिस को शिकायत। एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। ईडी के सामने पेश नहीं होने पर केजरीवाल का जवाब। बोले चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की हो रही है कोशिश। इधर एलजी ने की मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी की मेगा मीट। 10 जनवरी को ग्लोबल फिनटेक लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। गूगल, अमेजॉन पे, नेस्डेक, एसएनपी जैसी बड़ी कंपनियों को भेजा गया बुलावा। दक्षिण अफ्रीका से बदला लेने से चंद कदम पर टीम इंडिया। केप टाउन टेस्ट में 79 रन का लक्ष्य है। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर तोड़ी दक्षिण अफ्रीका की कमान। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। पहले करेंगे बात मार्केट अपडेट की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 491 पॉइंट चढ़कर 71,848 पर बंद हुआ। निफ्टी 141 पॉइंट चढ़कर 21,660 पर बंद हुआ। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। सुमित, बताइए पहले तो आज के सेशन की हाइलाइट्स। देखिए, आज लगातार जो मार्केट में प्रेशर था, वीक साइड पे सेंटिमेंट था, उसका एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मार्केट ने दिखाया और एक अच्छी तेजी के साथ इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। ना केवल फ्रंट लाइन इंडेक्स बल्कि मिड कैप, स्मॉल कैप में जोरदार खरीदारी थी। निफ्टी बैंक जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। इनफैक्ट ऑटो को छोड़ दे तो सभी के सभी सेक्टर्स आज बढ़िया तेजी में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़े। हैवी वेट रिलायंस अपने नए हाइस पर, एक अच्छी तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट था पूरे बैंक्स को। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, कुछ ऐसे नाम जो कि अच्छी तेजी में मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे थे। और साथ ही साथ नेस्ले से स्टॉक भी लास्ट में डे हाई के आसपास जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। पूरी तरह से आज जो एक्शन था वो था रियल एस्टेट स्पेस में। करीब 6% ऊपर ये सेक्टर बंद हुआ और एक बढ़िया तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कौन सी वो सेलेक्ट पॉकेट्स से सेक्टर्स रहे जहां सबसे ज्यादा फोकस था सुमित आज? तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो बजाज फाइनेंस, जहां पर नंबर्स के बाद एक बढ़िया रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। Q3 का अपडेट आया, 4.5% ऊपर रहा। एनटीपीसी 4% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 3.5% ऊपर, ओएनजीसी 3% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज लगातार तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग। बीपीसीएल 2% नीचे, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री करीब 2% नीचे और एचसीएल टेक 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा शोभा लिमिटेड मिड कैप के टॉप गेनर में शुमार था मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद। सेंचुरी टेक्सटाइल 12.5% ऊपर रहा। डीसीएम श्रीराम 9.5% ऊपर और एमएमटीसी करीब 9% तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में सिरमा एसजीएस में बिकवाली थी। वैभव ग्लोबल 3% नीचे, जेबी केमिकल और पीवीआर आनॉक्स करीब 2.5 से 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। रियल एस्टेट स्पेस आज स्टार था तो शोभा 16.5%, मैक्रोटेक डेवलपर 9.5%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% और डीएलएफ करीब 6.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित डिटेल्स बताने के लिए। और प्राइम सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जयकुमार का कहना है कि बाजार में बुल मार्केट काफी लंबा चल सकता है। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक गिरावट में खरीदारी करने के लिए करीब 25 से 30% कैश हमेशा पास रखें। इस बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आई थिंक इसको दोहराना मेरे हिसाब से उचित रहेगा कि रिटेल का बहुत बोलबाला चल रहा है, दैट इज़ 1। नंबर 2, अगर हम ये मान के चलते हैं कि 3, 5, 7 साल का एक बहुत बड़ा
टेलविंड हमारे साथ है मार्केट्स में, जो कि ये स्टेट इलेक्शंस ने दिखा दिया है, तो ये टाइम रिटेल यंग पॉपुलेशन जो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रही है, उनका जो सेविंग्स है, आई थिंक दिस is going to only increase. We have to believe in India in terms of being a long-term bull market. तो ये bull market 1 साल 2 साल का नहीं है. Of course trading calls आएंगी, corrections आएंगी, but जो corrections में every dip में हम लोग खरीदे, that is in fact we should be looking forward for corrections. तो मैं the only overall picture I will give is कि 20-25% आप cash रखो. और एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप सरल भाषा में ताकि आप अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सके। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन कीजिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर भी जाकर और डिटेल्स आप फेच कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाइए, सीएनबीसी आवाज, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी हैंडल्स पर जाकर आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो फटाफट से रजिस्टर कीजिए हमारे सही प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाकर। और बजट से जुड़ी खबरों की सीरीज में आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री की। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस सेक्टर के लिए जीएसटी के तहत इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को दुरुस्त करने का फैसला ले सकती है। इन्वर्टेड ड्यूटी होने की वजह से कारोबारियों को जीएसटी रिफंड लेने में दिक्कत होती है। और डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताइए आलोक, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आ सकता है इंडस्ट्रीज के लिए? बिल्कुल, देखिए, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और लेदर मैन्युफैक्चरर को बजट में राहत का ऐलान संभव हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि बजट में सरकार कई सारे आइटम्स के इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को रैशनलाइज कर सकती है, जिसके बाद जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने की जो समस्या होती है, जो कारोबारियों को खासतौर पर उनका आईटीसी अटक जाता है, उससे उनको राहत मिल जाएगी। खासतौर से देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में कई सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिन पर जीएसटी जो फाइनल प्रोडक्ट्स यानी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उससे ज्यादा है। इसकी वजह से ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत आती है। मसला अगर बात करें इंजीनियरिंग गुड्स की, तो कई सारे हैंड टूल्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले, जिस पर जीएसटी 0 है, लेकिन जो उसका मेन रॉ मटेरियल है स्टील या फेरस आइटम, उस पर 18% है। इसकी वजह से समस्या आती है। अगर दूसरे सेक्टर की बात करें, लेदर की बात करें, तो वेट, ब्लू, क्रस्ट और फिनिश्ड लेदर आइटम्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन कई सारे आइटम इससे फिनिश्ड बुक कम होते हैं। उसी तरह से जो टेक्सटाइल है उसमें टी शर्ट्स वगैरह जो आइटम्स होते हैं उस पर 5% जीएसटी लगती है, लेकिन जो इनके इनपुट जो रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक्रा और इस तरह के आइटम्स, उस पर जीएसटी ज्यादा है। तो ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, इसको इस बजट में दूर करने की कोशिश की जा सकती है। और करीब 14-15 ऐसे आइटम्स हैं जिसको लेकर सरकार बजट में ऐलान करने पर विचार कर रही है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो रिफंड क्लेम में दिक्कत होती है, उससे जुड़े कुछ स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है इस बार के बजट में। लेकिन आगे बढ़ेंगे। आईटी मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नए प्रावधान जारी कर सकता है। सरकार इन नए प्रावधान पर इंडस्ट्री से कंसल्टेशन करेगी। सरकार इन्हें 15 फरवरी तक लागू करना चाहती है। डिटेल्स लेते हैं असीम चंदा से। असीम, बताइए क्या है मुख्य प्रावधान एक्ट के? पिछले साल संसद ने पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी थी। अब सरकार इसके तहत रूल्स बनाने की तैयारी कर रही है। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका ड्राफ्ट आ सकता है। ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स कंपनियों, सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लागू होगा। खासतौर पर कि जिन भी कंपनियों के यूजर्स पिछले 3 साल से इनएक्टिव है, उनको उनके अकाउंट्स हटाने होंगे, डिलीट करने होंगे। यूजर्स को पहले अकाउंट हटाने से 48 से 72 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक बोर्ड बनाने की सरकार तैयारी कर रही है। अगर किसी कंपनी का डाटा लीक होता है तो उसको इस बोर्ड को सूचना देनी होगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसमें 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, अपने अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन अगर वो 18 साल से कम के हैं तो उनको अपने माता पिता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर वो 18 साल के हैं तो डिजी लॉकर या आधार के जरिए अपने आप को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर
करके सरकार इसको ड्राफ्ट को पहले लाएगी और इससे जो इंडस्ट्री है उसके साथ कंसल्टेशन करेगी। सरकार का इरादा इसको 15 फरवरी तक इसको लागू करने का है। उसके बाद सरकार 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का वक्त कंपनियों को देगी ताकि कंपनियां इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो प्रावधानों पर हालांकि सरकार इंडस्ट्री की राय लेगी, लेकिन डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट पर बदलाव जरूर कर सकती है सरकारी डिटेल्स यहाँ पर असीम शेयर करते हुए। लेकिन साइबर क्राइम पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक हर 1 मिनट में 16 लाख साइबर अटैक हो रहे हैं। तो आज इसी पर करेंगे कंज्यूमर अड्डा में चर्चा 5:57 पर। और अगर आप इंडिगो से फ्लाइट बुक करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंडिगो की फ्लाइट आपको कुछ सस्ती पड़ सकती है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ है रोहन सिंह। रोहन, बताइए कैसे सस्ती हो रही है इंडिगो की उड़ान? जी, इंडिगो ने अपना जो फ्यूल सरचार्ज अक्टूबर में लगाया था, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लगाया था, उसको वापस लेने की घोषणा उसने की है। जिस वक्त ये सरचार्ज लगा था उससे पहले लगातार 3 बार जो है एटीएफ जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी, इसकी वजह से ये सरचार्ज लगाया गया था। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में हमने देखें तो लगातार 3 बार जो है एटीएफ कीमतों में कटौती आई है। अभी जनवरी में 4%, उससे पहले 4 और 6% जो है नवंबर और दिसंबर में हमने देखा था कटौती करते हुए। तो उसके बाद से अब इंडिगो का कहना है कि इस डायनेमिक मार्केट को देखते हुए उन्होंने इस फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है और तत्काल प्रभाव से, यानी कि आज से ही ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। और चूंकि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 60% से ज़्यादा है, काफ़ी डोमिनेट पोजीशन है, तो जो सभी हवाई यात्री हैं उनको इसका जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की तरफ से ही आती हैं। और हालांकि इंडिगो ने आने वाले समय में क्या ये जो सरचार्ज है दोबारा से लगाया जा सकता है, नहीं तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे मार्केट की स्थिति होगी, जिस तरह से एटीएफ की कीमतें होंगी, समय समय पर वो उस पर फैसला लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 300 से लेकर 1000 रुपए तक की जो सरचार्ज लगाया था, दूरी के हिसाब से लगाया गया था, वो तो फिलहाल वापस हो ही गया है। तो थोड़ी सी कटौती आपको फ्लाइट्स में दिख सकती है। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए जांच में सहयोग करने की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि ईडी पूछताछ के बहाने उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है, समन देकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। केजरीवाल ने कहा उनकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी है। क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। और शराब घोटाले के बाद दिल्ली में एक और बड़ा मुद्दा उठ गया है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। एलजी ऑफिस के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए। अब इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इसे लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वार कर दिया है। क्या अरविंद केजरीवाल पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार, और दिल्ली में एक के बाद एक घोटालों पर क्यों मचाएगा घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे और दोपहर के बाद दुनिया की फिनटेक और आईटी कंपनियों के सीईओ के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे। इस बैठक में कौन कौन से दिग्गज होंगे शामिल, वो बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो महात्मा मंदिर के मुख्य हॉल में ही उद्घाटन समारोह होगा 10 तारीख के पहले हाफ में इसी जगह पर। लेकिन जो प्रधानमंत्री फिनटेक और आईटी कंपनी जो ग्लोबल कंपनीज है उनके सीईओज के साथ जो बैठक करने वाले हैं उनकी जगह होगी यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी का जो क्लब है वहां पर प्रधानमंत्री मिलेंगे गूगल, IBM, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेजोन पे, नेस्डेक, स्टोनेक्स,
वेल्स फार्गो, S&P जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओस के साथ बैठक करेंगे। और न केवल गुजरात के लिए लेकिन पूरे भारत में आईटी और फिनटेक के कितनी संभावना है, कितना नया निवेश आएगा, दोनों ओर चर्चा होगी। भारत सरकार अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ इन कंपनीज को यहाँ पर न्योता भी दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा गिफ्ट सिटी का जो लेआउट है, जो ब्लूप्रिंट है, वो धीरे धीरे अब साकारित होता दिख रहा है और खुद प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। सुबह 10 बजे है ये मुख्य समारोह चलेगा, जो कि 1:30-2 बजे तक रहेगा। फिर प्रधानमंत्री है वो इन बड़े सीईओस के साथ और जो बड़े बड़े जो मेहमान अलग अलग राष्ट्रों से अध्यक्ष आएंगे उनके साथ भी वो बैठक करेंगे, लंच करेंगे और बाद में शाम 4 बजे के बाद ये पूरा का पूरा समारोह होगा जो 2 घंटे तक चलने वाला है। तो भारत के फिनटेक और आईटी क्षेत्र में बहुत सारी नई संभावना इस बैठक में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला दिन रहेगा, वाइब्रेंट समिट, ग्लोबल समिट 3 दिन चलने वाली है, लेकिन जो पहला दिन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, तो ये डिटेल केतन जोशी आपको देते हुए, लेकिन हमारे सभी दर्शकों को हम ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आपका प्यार हमें सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भरपूर मिल रहा है। और यही कारण है कि CNBC आवाज के अब YouTube पर 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस मुकाम पर पहुंचने वाले आवाज पहला बिजनेस चैनल बन गया है। तो इस विश्वास, इस प्यार के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज तुअर दाल खरीद पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पर किसान कमोडिटी बेचने के लिए खुद को रजिस्टर और सीधे अपने बैंक खातों में पेमेंट प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही नेफेड और NCCF को बाजार मूल्य पर बेच सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में कहा कि साल 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होगा। दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता, पोषण अभियान को मिलने वाली ताकत, क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की हमारी जो अभियान है उसमें गति देना और इसके साथ साथ भूमि सुधार और जल संरक्षण, ये सभी क्षेत्रों में जो बदलाव आने वाला है, मैं कहने में कोई झिझक नहीं अनुभव करता कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। किसानों के लिए बहुत शुभांकर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे हैं, CNBC आवाज से जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और अब आने वाले बजट के लिए खास तौर पर हमारे सोशल मीडिया पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट, जो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।